हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम इजी नोट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। आशा करती हूँ इस चैप्टर की दोनों वीडियोस देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं और सारे दिए हुए क्वेश्चन शेयर करते हैं तो मैं गारंटी करती हूँ कि यू विल स्कोर मोर देन 90%। तो तैयार है इसके लिए? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चैप्टर 1 की वीडियोस में हमने थोड़ा बहुत फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंज जो है वो होता है मेल्टिंग या चॉपिंग या बॉइलिंग, या जहां पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उस सब्सटेंस के केमिकल नेचर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। जैसे पानी है, वो पानी सिर्फ बर्फ में बन रहा है तो उसका जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। वो होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद कुछ नया ही बन के आ रहा है कंपाउंड, तो वो होता है केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने सॉल्ट लिया और उसको पानी में मिक्स कर दिया, सॉल्ट वाटर बना। अब सॉल्ट वाटर जब बना, उसमें सॉल्ट की भी हमें दिखाई देती है प्रॉपर्टी और वाटर की भी, कि हमें पानी नमकीन दिखता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मैं कार्बन ले रही हूँ प्लस ऑक्सीजन ले रही हूँ तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो वो जो होगा दैट विल बी अ केमिकल चेंज। जैसे अग्निया C+O2 फॉर्म्स CO2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है CO2, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। ना उसमें कार्बन की प्रॉपर्टी है ना उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, तो ये जो होगा ये केमिकल चेंज होगा, एक नया ही प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ इमेज भी शेयर की है जिसमें कुछ केमिकल चेंज दिए हुए हैं और कुछ हमारे पास फिजिकल चेंज दिए हुए हैं। केमिकल चेंज जैसे कंबशन, कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के कुछ और ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। रॉटिंग, डिग्रेडेशन होना किसी भी चीज का, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। रस्टिंग होती है तो भी एक नया ही प्रोडक्ट बन के आता है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। डाइजेशन, डाइजेशन में भी हमारे जो होते हैं, जो हम खा रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं कुछ अलग ही प्रोडक्ट्स में, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। जितने भी कन्वर्जन ऑफ स्टेट होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, वो सारे हमारे फिजिकल चेंज होंगे। जैसे मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया। यहाँ पर सिर्फ हम पेपर को पतले पतले उसमें शीट्स में कट कर रहे हैं तो ये, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये श्रेडिंग भी हमारा फिजिकल चेंज है। चॉपिंग भी हमारा फिजिकल चेंज है, सिर्फ हम इसको काट रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो सिंपली इंटरमिक्सिंग दो या दो से ज्यादा चीजों की, वो फिजिकल चेंज होती है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर रिएक्ट कर रही हैं और एक नया प्रोडक्ट दे रही हैं, वो हमारा केमिकल चेंज होगा। कई बार एग्जाम्स में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, तो आप इस टेबुलर फॉर्म के सारे पॉइंट्स रीड कर सकते हैं और अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके मुझे इसके बारे में आंसर लिखेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैसे? कोई भी बर्निंग जो होगी वो हमारा एक केमिकल चेंज होगा, किसी भी चीज की बर्निंग, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन कैंडल के केस में जब कैंडल बर्न करती है, उसका जो वैक्स है वो भी मेल्ट करता है। वो बर्न कर रही है, साथ साथ उसका वैक्स मेल्ट कर रहा है। तो बर्निंग इज द केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, बर्निंग भी और मेल्टिंग भी। तो इसीलिए इसके अंदर जो है दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी और केमिकल चेंजेस भी। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैटर को दो में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में। तो मिक्सचर्स को हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं, अब है हमारे प्योर सब्सटेंसेस।
कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की थी कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होते हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम मतलब एक एलिमेंट, तभी यहाँ पर एक रेड सर्कल है। मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स जो हैं सिमिलर नेचर के, दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होते हैं। तो यहाँ पर जो है दो एटम्स हैं सेम काइंड के, तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका एटम है। तो एलिमेंट्स में ये दोनों चीजें होती हैं, या तो एक तरह के एटम्स या एक तरह के मॉलिक्यूल्स। और इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते बाय एनी केमिकल मेथड, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है एलिमेंट या मॉलिक्यूल। तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। अब एलिमेंट्स के भी तीन टाइप हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल्स जो होते हैं दे आर मेलिएबल, दैट इज दे कैन बी बिटन इनटू फाइन शीट्स, हम उनको पतला एक करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट मेलिएबल, यानी उनको हम शीट्स में नहीं चेंज कर सकते। सेकेंड इज मेटल आर डक्टाइल, यानी कि हम उनकी वायर्स बना सकते हैं। अब आपने देखी होंगी जो भी हमारी वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिक वायर, वो मेटल की होती हैं, कॉपर की वायर होती है, सिल्वर की वायर होती है। तो वो जो होंगी वो मेटल्स की होंगी, क्योंकि उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता, जबकि हम वायर में उनको कन्वर्ट करने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। दैट मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब वो टूट जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स होंगे वो हमारे मेटल्स के रहते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट इज मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी उनका शाइनी अपीयरेंस होता है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है ये मेटल्स में आते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डोंट हैव अ लस्टर, उनमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनोरस, दैट इज दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, तो जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आती है, तो उन्हें हम सोनोरस कहते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट सोनोरस। फिर हमने इसके एग्जांपल्स कुछ शेयर किए हैं। मेटल्स के एग्जांपल हो गए गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, सोडियम, ये सब। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूम टेम्परेचर पर दो एलिमेंट्स लिक्विड होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। लेकिन मरकरी जो है वो मेटल है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। दैट मीन्स मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने कर लिए। मेटलॉइड इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सम मेटल्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट है कंपाउंड्स। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने कर लिया डिस्कस कि वो तीन तरह के होते हैं। अब है कंपाउंड्स। जैसे एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स थे, कंपाउंड जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन का, जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो बनता है एक कंपाउंड। तो H2O जो है दैट इज अ कंपाउंड। और इसको हम तोड़ सकते हैं फर्दर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्योंकि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जैसे कि H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस हैं नेचर में, बट जब दोनों से मिलकर पानी बनता है, पानी इज अ लिक्विड।
तो ये लिक्विड है, बना ये किससे है, दोनों गैसेस से, दैट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। तो फॉर एग्जाम्पल H2 is a liquid whereas its constituent elements H2 and O2 are the gases। तो ये है हमारे हाइड्रोजन, ये एक, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो होती है H2, नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक H, ये एक H, तो ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल। ऐसे ये दूसरा हो गया H2, एक H और एक H, ये दूसरा H2 हो गया। ये हो गया O2, ऑक्सीजन भी हमारी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में। तो ये हो गया एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, तो ये बन गया O2। तो 2 molecules of H2 plus 1 molecule of O2, they are combined together to form 2 molecules of H2O। ये H2O है। ये दो ग्रीन वाले जो थे वो हमारे हाइड्रोजन्स थे, ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन्स थे, तो एक H और एक H, और ये रेड वाला जो था वो ऑक्सीजन था। तो H2 और O, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये एक H2O बन गया, ऐसे ही ये एक H2O बन गया। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 बन गया हमारे पास। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ पे भी मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो अब यहाँ पर भी आप मुझे बताओगे कि कौन सा हमारा एलिमेंट है और कौन सा हमारा कंपाउंड है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलके बनता है, मिक्सचर भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलके बनता है। लेकिन जो मिक्सचर होता है वो जस्ट इंटरमिक्सिंग होती है, कि हमने सिर्फ मिक्स कर दिया उन दोनों को। जैसे हमने मसाले लिए दो चार, उनको मिक्स कर दिया, दो चार वेजिटेबल लिए उनको जस्ट मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर है। लेकिन कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपके मिलकर एक नई चीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे रेड, हमने एक रेड बॉल्स लिए और ग्रीन बॉल्स लिए, सिर्फ हमने अगर उसको इंटरमिक्स कर दिया तो ये एज इट इज ही रहे, रेड बॉल से अलग रही, ग्रीन बॉल से अलग रही, बट वो मिक्स हो गई है, एक दूसरे में मिक्सचर बना लिया। बट यहाँ पर जो है रेड बॉल जो है दैट गेट्स कनेक्टेड टू द ग्रीन बॉल और एक नई चीज बन गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड। तो जस्ट इंटरमिक्सिंग इज मिक्सचर, लेकिन एक इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड देन इट वुड बी अ कंपाउंड। तो इसको भी हम एक टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं डिस्कस, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मिक्सचर का, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, तो सिर्फ मिक्स हुए हैं एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इज अलॉय अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। अलॉय हमने डिस्कस किया था पहले भी मिक्सचर्स के केस में, कि अलॉय जो होता है दैट इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल, या फिर मेटल विद नॉन मेटल। हम मेटल्स को, दो मेटल्स को मिक्स करें या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करें तो हमारे पास बनता है अलॉय, जो कि एक सॉलिड मिक्सचर का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर जब हम मिक्सिंग करते हैं मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, वहां पर एक नया कंपाउंड नहीं बनता, वो जस्ट इंटरमिक्सिंग होती है। ये एक दूसरे से केमिकली बाउंडेड नहीं होते इसमें मेटल्स, तो केमिकली बाउंड नहीं होते तो दैट मीन्स कंपाउंड नहीं होंगे, क्योंकि कंपाउंड्स में तो जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर केमिकली बाउंड टू ईच अदर, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। लेकिन अलॉयज में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ब्रास जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर, तो वो जिंक की प्रॉपर्टी भी शो करता है और कॉपर की प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब मिक्सचर है तो वो होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा, तो जो एलॉय होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, क्योंकि हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमने सॉल्ट वाटर किया था कि हम सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम उस डिजोल्व होने के बाद हम सॉल्ट को नहीं निकाल सकते। तो अलॉयज में भी ऐसा ही होता है कि हम अलॉयज अगर मिक्स हो गए इसमें मेटल्स और नॉन मेटल, तो हम उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो जिसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते वो हमारे होते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जैसे सैंड वाटर है, उसमें हम सैंड को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी दोनों की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो मेरे ख्याल यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मिक्सचर एंड कंपाउंड्स तक। अब हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किया क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट हुए थे मैटर से। ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में।
मिक्सचर्स में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है कि हम कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होती है। मिक्सचर के हमने दो टाइप्स किए थे, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के हमने दो टाइप किए हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के भी हमने फर्दर तीन किए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इस चैप्टर का एक रिव्यू था। अब इसके बाद मैंने एक आपके साथ प्रॉब्लम शेयर की है। इस प्रॉब्लम में आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे और इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम्स पर। कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं ताकि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है तो वो यहाँ से क्लियर हो जाए। तो ये एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड है ऑन सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। प्रज्ञा ने 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, और उसने ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो 4 सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट। और ये जो है ये इनकी सॉल्युबिलिटी गिवन है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये 283 केल्विन पर सॉल्युबिलिटी है, ये 293 पर है, ये 313 पर है, ये 333 पर और ये 353 पर। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? ये जो solubility दी हुई है ये हमें दी हुई है 100 grams of water में। ये इस बात का ध्यान रखना है आपने। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, दैट मीन्स इट इज गिवन द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमें बताना है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है, यहाँ है। और टेम्परेचर दिया है 313 केल्विन, तो हम देखेंगे 313 केल्विन। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें दिया हुआ 62 ग्राम्स। तो यानी 62 ग्राम्स सॉल्यूट डिसॉल्व होता है कितने ग्राम्स पानी में, 100 ग्राम्स पानी में। तो 50 ग्राम में हमने निकालना है 50 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा। अगर 100 ग्राम में 62 होता है तो 50 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा। यहाँ पर ये होगा 31 ग्राम्स, कि अगर 100 ग्राम में 62 ग्राम्स हैं तो 50 ग्राम्स में होगा 31 ग्राम्स। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे बाकी। अब बाकी तीनों पार्ट्स भी हम देख लेते हैं क्या है, और उसके आंसर्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। तो प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब उसने लिया है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ है, इधर है। वाटर में लिया है एट 353 केल्विन। अब उसने टेम्परेचर लिया है 353 यानी ये वाला। और पोटेशियम क्लोराइड है तो यानी कि ये दिया हुआ है इसकी सॉल्युबिलिटी 54 ग्राम्स। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। और वो रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा करने छोड़ देती है। तो व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो जब अगर उसको वो 353 ग्राम पे 54 ग्राम था सॉल्यूट, अब वो उसको ठंडा कर रही है तो क्या ऑब्जर्व करेगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सॉल्युबिलिटी है दैट वेरीज विद टेम्परेचर। with increase in temperature solubility increases and with decrease in temperature solubility decreases। तो ये वो ठंडा कर रही है यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो गई तो दैट मीन्स 54 ग्राम से कम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है अब कम टेम्परेचर पर। तो यानी जो एक्सेस अमाउंट होगा दैट गेट सेपरेटेड आउट, और वो जो होगा वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। हमने 293 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो ये तो हमें सॉल्युबिलिटी गिवन ही है सबकी। ठीक है, तो हमें ये चारों बतानी है। तो विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। तो आप बताओ ये चारों वैल्यूज देख के कि कौन से सॉल्ट की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। ये इसका आंसर अब आप देंगे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या इसका आंसर भी आप बताएंगे आप। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें हमने कुछ चीजें अब डिस्कस करनी है। ये जो है ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें सेपरेशन टेक्निक्स पूछी है। ठीक है, तो विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके आंसर तो आप देंगे, जो थोड़े से नए हैं जो मुझे लग रहा है शायद आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बता दूंगी।
तो फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। सबसे पहली बात जो आपने पॉइंट आपने नोट करके रखना है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड से तो निकाल नहीं सकते। जैसे अब सॉल्ट घुल गया पानी में तो हम उसको तो निकाल नहीं सकते। उसका जो मेथड होता है अलग करने का वो होता है इवेपोरेशन। तो इसको हम हमेशा जो भी होमोजेनस मिक्सचर होंगे उनका हम आंसर लिखेंगे इवेपोरेशन। सेकेंड थिंग जो आपने याद करके रखनी है, अगर कोई भी आपका सॉलिड सबलाइम वाला आता है कि दो आपको दिए हुए हैं सॉलिड्स और उनको सेपरेट करना है, जिसमें से एक सॉलिड वो है जो सबलाइम करता है, तो उसका आपने बिना सोचे समझे सब्लिमेशन लिख देना है। क्योंकि अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसमें से एक सॉलिड जो है वो सबलाइम कर जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। दूसरा सॉलिड जो है दैट इज लिविंग बिहाइंड, वो पीछे रह जाएगा। तो आप इसको दोनों को अलग कर सकते हो। तो इसका जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, जो कि अक्सर आता है। तो अमोनियम क्लोराइड अगर किसी और सॉलिड के साथ दिया हुआ है तो आपने उसको बिना सोचे समझे सब्लिमेशन लिख देना है। अब नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट, जब हमें किसी भी चीज के कुछ पिगमेंट्स को अलग करना होता है, जैसे हमने ब्लड किया था, ब्लड के कंपोनेंट्स को हमने अलग किया था, कौन से मेथड से किया था? वो हमने किया था सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब यहाँ पर जो है वो था क्योंकि कोलोइड, लेकिन यहाँ पर तो कोलोइड नहीं है। यहाँ पर आपके फ्लावर पेटल है, उसके एक्सट्रैक्ट को आपने उसमें से आपने पिगमेंट्स को निकालना है। इसके लिए जो बेसिक टेक्निक यूज होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। वहां पर आप क्या करते हो, उसका एक्सट्रैक्ट लेते हो, उसका एक स्पॉट, यहाँ पर ये एक पेपर सा होता है, यहाँ पर एक स्पॉट लगाते हो और इसको एक लिक्विड मीडियम में डाल देते हो। मतलब कोई भी आप बीकर में कोई लिक्विड लेते हो और उस स्ट्रिप को उसके अंदर डालते हो, तो वो लिक्विड जो है वो फ्लो करता है ऊपर धीरे धीरे, जिसके साथ ये स्पॉट भी फ्लो करता है। तो क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी उस लिक्विड के अंदर जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर फ्लो जो कर रहा है, पानी लिया है जैसे हमने, वो पानी में उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है उसकी, क्योंकि इसकी पोलैरिटी अलग होगी, पानी की अलग होगी। तो वो फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पिगमेंट्स की। तो हमें इस तरह से तीनों पिगमेंट्स अलग हो जाते हैं। इसकी क्योंकि फ्लो करने की टेंडेंसी कम है, ये कम पोलर होगा, इसकी ज़्यादा है तो इसकी और ज़्यादा है। तो इस तरह से पोलैरिटी बेसिस पर वो हम तीनों को अलग कर सकते हैं उसके पिगमेंट्स को। तो जैसे जैसे वाटर ऊपर मूव कर रहा है वैसे वैसे ये पॉइंट्स भी मूव कर रहे हैं। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसको और आगे तक वाटर को मूव करेंगे तो ये पूरा ही प्लेट से बाहर चले जाएंगे और हमें पॉइंट्स विजिबल नहीं होंगे। तो जब भी कभी ऐसा आए कि डिफरेंट पिगमेंट्स हमने किसी के अलग करने हैं, तो उसके लिए जो बेसिक टेक्निक है दैट इज दी क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। ऑयल फ्रॉम वाटर, जब भी कोई दो इमिसिबल लिक्विड होंगे, यानी जिनकी लिक्विड्स की दोनों की लेयर्स अलग अलग बनी हुई हैं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? इस तरह की एक सेपरेटिंग फनल होती है, ऊपर ये कॉक लगा हुआ है, यहाँ से आप वो लिक्विड डाल सकते हो। ये दो लेयर्स अलग बन गई, एक ये ब्लू लेयर है, एक ये येलो लेयर है। ये यहाँ पर टैप दी हुई है, आप इसको टैप को खोलते हो, ये जो नीचे से आप ब्लू लिक्विड निकाल लेते हो और फिर टैप को बंद कर देते हो। तो ये ब्लू लिक्विड आ गया, फिर आप बीकर चेंज कर दोगे, फिर आप ये येलो निकाल लोगे। तो जब भी कभी इमिसिबल लिक्विड्स होंगे दो जिनकी दोनों की लेयर्स अलग अलग है, उसको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग दी सेपरेटिंग फनल। ठीक है। नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम टी। ये तो आपका सिंपल पता है, टी लीव्स तो बिल्कुल ही अलग विजिबल होती हैं, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो? फिल्ट्रेशन से। ठीक है, कोई भी फिल्ट्रेशन से। अब यहाँ पर भी किसी ऑयल में कुछ कचरा वचरा था, जैसे यहाँ पे भी ये दिख रहा था, विजिबल था, तो उसको भी आप फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो। तो टी लीव्स फ्रॉम टी वो भी फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हो। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, सैंड के अंदर आयरन पिंस हैं। आयरन की क्या खासियत होती है? आयरन जो होती है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नेट यूज करेंगे, तो जितनी भी आयरन पिंस होंगी वो मैग्नेट पे जाके चिपक जाएंगी, जिससे सैंड से आयरन पिंस अलग हो जाएंगी। तो जब भी आयरन का आएगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे यूजिंग अ मैग्नेट। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, अब जैसे यहाँ पे ये हमने शो किया हुआ है, अक्सर ये देखा होगा कि इस तरह से अलग किया जाता है व्हीट से भूसे को। तो वो ये किस बेसिस पे किया जाता है? यहाँ पर विंड स्पीड मैटर करती है, क्योंकि हस्क जो होता है वो बहुत हल्का होता है और वीट जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये हस्क जो है क्योंकि बहुत हल्का है, ये दूर चला जाता है विंड के साथ साथ, जबकि जो वीट होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ये भी हम किससे निकाल सकते हैं?
सेडिमेंटेशन हो गया इसमें, क्योंकि मड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आप इसको सेडिमेंटेशन करेंगे, नीचे सेटल डाउन करा लेंगे, और फिर उसके बाद डिकेंटेशन, यानी डिकेंटेशन होता है कि आप पानी को ऊपर से निकाल लेते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेडिमेंटेशन, कि पहले सेटल डाउन करेंगे मड को, और उसके बाद डिकेंटेशन, की पानी को हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो जितने भी सस्पेंशन वाले उसमें हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे, और जिसमें बिल्कुल ही अलग हमें दिख रहे हैं वहां पर हम फिल्ट्रेशन, जैसे टी लीव्स हो गया, ये कोई भी मेटल के पीसीज हो गए, और एक दो एग्जांपल्स हमने और भी किए थे इसके, तो उन सब केसेस में हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। तो ये था आपका सेपरेशन टेक्निक्स। अगर इसमें अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye. Take care.